एवरीवन, आज के इस लेक्चर के अंदर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे। देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को दो पार्ट में मैं कराऊंगी फिलहाल प्री बोर्ड के लिए। एक में तो ये कुछ क्वेश्चंस आपके पास हैं, यहाँ पर मैं 20 क्वेश्चंस को कराने वाली हूँ। ठीक है, इन 20 क्वेश्चंस को आपको रिवाइज करना है, साथ ही साथ वीबीटी और सीएफटी ये मैं आपको अगले लेक्चर में एक टिप बताऊंगी। अगर आपने वो पढ़ लिया, जिस मेथड से मैं आप बताऊंगी, कभी भी आप वीबीटी और सीएफटी को दोबारा नहीं पढ़ोगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट की रिवीजन ज़रूरत पड़ेगी आपको। अगर आपने 2 बार प्रैक्टिस कर ली तो वो भी आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो याद रखना वीबीटी और सीएफटी है। अगले लेक्चर में प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस की, लेकिन फिलहाल उसके जो कुछ इंपॉर्टेंट एक आधे क्वेश्चंस आए हुए हैं, 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से हम लोगों ने निकाले हैं, तो फिलहाल उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज मींट बाय द प्राइमरी वैलेंसी एंड द सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ द मेटल्स। ये बेसिकली आपके पास वर्नर थ्योरी से पूछा गया क्वेश्चन है। वर्नर ने क्या बोला था कि 2 तरह की वैलेंसी होती है, एक आपके पास प्राइमरी वैलेंसी होती है, एक आपके पास क्या होती है, सेकेंडरी वैलेंसी होती है। ठीक है, ध्यान से सुनना, मेरी बात को याद हो जाएगा आंसर। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी है वो आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बताती है। प्राइमरी वैलेंसी जो आपके पास है वो आपको ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बताती है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी आपको कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बताती है। अब क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बता रही है, इसीलिए वो ज्योमेट्री नहीं बता पाती है किसी भी कॉम्प्लेक्स की। यहाँ से आप ज्योमेट्री नहीं बता सकते, जबकि कोऑर्डिनेशन नंबर है वो आपको किसके बारे में बताता है, ज्योमेट्री के बारे में, आपको मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के बारे में बताता है। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है ना, रिवीजन कर रहे हैं फिलहाल, तो आपने कोऑर्डिनेशन के अंदर पढ़ा होगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 होता है हमारे पास, तो ज्योमेट्री कैसी रहेगी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की, आपके पास ऑक्टाहेड्रल रहेगी, चाहे कोई भी हाइब्रिडाइजेशन हो। तो बेसिकली कोऑर्डिनेशन नंबर है वो किसको फेवर करता है, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स को फेवर करता है, और इसीलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास होता है। ठीक है, और प्राइमरी वैलेंसी है वो ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बताती है, और ऑक्सीडेशन नंबर की हेल्प से हम ज्योमेट्री कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स की, तो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। तो आज के टाइम पे जो एक्सेप्टेबल्स हमारे पास हैं, जितना भी काम किया गया है वो सेकेंडरी वैलेंसी की हेल्प से किया गया है। और खास बातें क्या हैं, प्राइमरी वैलेंसी है ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बता रही है बेसिकली, तो इसका मतलब क्या है, आयनाइजेबल है, आयनाइज किया जा सकता है। और सेकेंडरी वैलेंसी जो आपके पास होती है ये नॉन आयनाइजेबल आपके पास है। प्राइमरी वैलेंसी है आयनाइजेबल है, सेकेंडरी वैलेंसी आपके पास कैसी है, नॉन आयनाइजेबल आपके पास होती है। ठीक है, और भी अगर हमें रीज़न लिखना है तो हम ये भी बता सकते हैं, प्राइमरी वैलेंसी को नेगेटिव आयंस सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स अगर आपने देखे होंगे तो उसके अंदर देखो Cl भी लिखा होता है एज अ लिगेंड। कोऑर्डिनेशन नंबर के जब कॉम्प्लेक्स लिखा होता है, वहाँ पर अमोनिया का कॉम्प्लेक्स भी मिलता है आपको, वाटर के साथ भी मेटल अटैच मिलता है आपको। तो जो कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर नेगेटिव आयंस भी सेटिस्फाई करते हैं, साथ के साथ न्यूट्रल आयन है वो भी कोऑर्डिनेशन नंबर को, या हम ये कहें कि सेकेंडरी वैलेंसी को क्या करते हैं, सेटिस्फाइड करते हैं। तो ये बहुत सारे आई थिंक इसके रीजंस हो गए हैं, तो इस आंसर को आप कवर अप कर सकते हो। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बता रही है, ज्योमेट्री को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है, आयनाइजेबल होती है, नेगेटिव आयन से सेटिस्फाई होती है। सेकेंडरी के अंदर हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बता रही है, इसीलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ज्योमेट्री बता रही है किसी भी कॉम्प्लेक्स की, इसको आप नेगेटिव आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल दोनों सेटिस्फाई कर देते हैं आपके पास, और ये कैसी होती है, नॉन आयनाइजेबल होती है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, ये भी बेसिकली वर्नर थ्योरी का क्वेश्चन है, उसकी एप्लीकेशन का क्वेश्चन है। क्या कहता है, व्हेन NiCl2 6 वाटर मॉलिक्यूल इज ट्रीटेड विद AgNO3, 2 molecules of AgCl are precipitated, what is the secondary valency of the metal in this compound? ध्यान से देखो, मेरे पास NiCl2 6 वाटर मॉलिक्यूल है। हम क्या कहते हैं कि मेरे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स है, जैसे ये
आपके पास एक कॉम्प्लेक्स है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। ये वर्नर की एप्लीकेशन कहती है कि इस ब्रैकेट के बाहर जो लिखा हुआ होता है उसके अंदर जितने भी मैं आप यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट डालोगे या सिल्वर डालोगे यहाँ पर, तो जितने Cl आपके पास, जितना आपके पास एनायनिक लिगेंड यहाँ पर प्रेजेंट होता है, जितना Cl Br आपके पास प्रेजेंट होगा उतना ही यहाँ पर उसका सॉल्ट बन जाएगा। दोबारा देखो, ये मेरे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर इस ब्रैकेट के बाहर जितने Cl हैं, यहाँ 2 Cl है तो Ag के साथ कंबाइन करके क्या बनाएंगे आपके पास 2AgCl, ये आप बेसिकली आपके पास बनाएंगे। और 2AgCl क्या होता है, वाइट कलर के PPT आपको देता है। तो बेसिकली वर्नर थियरी की ये एप्लीकेशन है प्रेसिपिटेशन, थियरी ऑफ प्रेसिपिटेशन को लेकर। ठीक है, ये कहता है आगे, अगर यहाँ 1 Cl होता तो आपके पास 1 मोल AgCl बनता। अगर यहाँ 3 Cl होते तो अगर आपने सिल्वर नाइट्रेट डाला या सिल्वर डाला तो यहाँ पर क्या होता, 3 मोल AgCl के पास बन जाते। कितना मोल्स AgCl का बन रहा है वो किस पे डिपेंड करता है, इस ब्रैकेट के बाहर कितना Cl आपके पास या Br आपके पास प्रेजेंट है उसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब देखो हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। NiCl2 6 वाटर मॉलिक्यूल दिया, उसको ट्रीट कराया AgNO3 के साथ। आगे ये खुद बोल रहा है कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ AgCl बना है। अगर 2 मोल AgCl बन रहा है तो ऑब्वियस सी बात है 2 Cl इसके क्या होंगे, इस ब्रैकेट से बाहर होंगे। यही फॉर्मूला आपको बेसिकली लिखना था। ठीक है, अब देखो NiCl2 के अंदर 2 ही Cl दे रखे हैं, 2 ही Cl2 प्रेजेंट है और वही दोनों Cl2 को आपको क्या करना है, ब्रैकेट के बाहर करना है, क्योंकि ये 2 मोल ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट करता है। और बाकी 6 वाटर के मॉलिक्यूल हैं, 6 के 6 क्या आ जाएंगे अंदर आपके पास, जो कोऑर्डिनेशन नंबर है 6 वाटर मॉलिक्यूल का एज अ कोऑर्डिनेशन नंबर या एज अ सेकेंडरी वैलेंसी आपके पास हो जाएगा। मतलब निकल है आपके पास, जो मेटल है वो 6 वाटर मॉलिक्यूल से क्या रहेगा, आपके पास सराउंडेड रहेगा। ये आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा। आपको सेकेंडरी वैलेंसी बतानी थी। सेकेंडरी वैलेंसी हमेशा कैसे बताते हैं, जो ये ब्रैकेट आपने यूज की है, इस ब्रैकेट के अंदर किसी मेटल को सराउंड करने वाले कितने लिगेंड हैं वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है, वो उसकी सेकेंडरी वैलेंसी हो जाती है। तो इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 6 वाटर मॉलिक्यूल हैं जो इस निकल को चारों तरफ से सराउंड कर रहे हैं या डायरेक्टली उससे अटैच हैं, तो इसका मतलब 6 इसकी क्या हो जाएगी, सेकेंडरी वैलेंसी हो जाएगी। क्लियर है? आगे देखो, व्हाट इज मींट बाय अ लिगेंड। लिगेंड का मतलब क्या है एंड व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ अ लिगेंड। क्या होता है लिगेंड? द आयन और अ मॉलिक्यूल बाउंड टू अ सेंट्रल मेटल एटम और आयन इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक है, लिगेंड आपके पास मेटल को मेटल के साथ जो बाउंड है, जो लिगेंड आपके पास जो मॉलिक्यूल या आयन बाउंड है मेटल के साथ, उसे ही हम क्या कहते हैं, लिगेंड बोलते हैं। आगे कहता है व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द लिगेंड। डेंसिटी का देखो मतलब क्या है कि कोई भी एटम है कितने इलेक्ट्रॉन्स के साथ बाउंड है। एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर बताती हूँ। द नंबर ऑफ एटम्स इन द लिगेंड थ्रू विच इट इज बाउंड टू अ मेटल गिव्स इट डेंसिटी। कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं लिगेंड के अंदर, एक पर्टिकुलर लिगेंड के अंदर कितने अटैच हो रहे हैं वहाँ से मेटल के साथ, वही उसकी डेंसिटी कहलाती है। जैसे अगर मेरे पास Cl प्रेजेंट है तो Cl इलेक्ट्रॉन्स को मेटल को देता है, तो सिर्फ एक इस लिगेंड के अंदर एक ही एटम है आपके पास जो मेटल के साथ अटैच है, एक ही साइड से इलेक्ट्रॉन्स आपके पास आ रहे हैं, तो इसका मतलब इसकी डेंसिटी 1 है। इसी तरह से ये मेरे पास NH2 CH2 CH2 NH2 एग्जाम्पल जो मेरे पास है, इस एग्जाम्पल के अंदर देखो मेटल आपके पास है, लिगेंड ये एक है। ध्यान से देखो NH2 CH2 CH2 NH2 है, ये लिगेंड आपके पास एक है, लेकिन ये लिगेंड एक टाइम पर क्या करता है, आपके पास एक ही टाइम पर ये वाले जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर आपके पास प्रेजेंट है ये भी मेटल को देते हैं, और इस नाइट्रोजन के पास जो आपके पास लोन पेयर है ये भी मेटल को देते हैं। तो एक लिगेंड तो एक है, लेकिन मेटल के साथ 2 तरह से अटैच, 2 नंबर ऑफ
कार्बन एटम, 2 नंबर ऑफ एटम आपके पास है, डोनर एटम, वो आपके पास मेटल के साथ अटैच है। तो एक ही लिगेंड के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स आपके पास अटैच कर रहे हैं वो उसकी डेंसिटी कहलाती है। अगर Cl आपके पास इस लिगेंड के अंदर एक ही एटम आपके पास डोनर एटम है तो एक डेंसिटी हुई। यहां पर एक लिगेंड के अंदर 2 एटम्स मेटल के साथ बाउंड है, इसका मतलब इसकी डेंसिटी आपके पास 2 हो जाएगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपके पास EDTA, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा अमीनो एसिड जो आपके पास होता है, ठीक है, यहाँ पर आपके पास EDTA है, वो क्या है, हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है। मतलब अगर आपने सिर्फ एक EDTA अगर लगा दिया मेटल के साथ तो इसका मतलब वो 6 एटम्स मेटल को देता है, 6 एटम्स हैं, डोनर एटम है, वो मेटल के साथ अटैच होते हैं। तो EDTA की डेंसिटी है वो कितनी होती है, आपके पास 6 होती है, इसीलिए उसको हम हेक्साडेंटेट बोलते हैं। अगर आपने सैंपल पेपर देखा हो इस बार का 2020 टू 21 का, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि EDTA की डेंसिटी कितनी है 1 मार्क के अंदर आपके पास। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट डू यू मीन बाय द एम्बीडेंटेट लिगेंड। ये डेफिनेशन भी बहुत बार रिपीट हुई है, ठीक है। एम्बीडेंटेट लिगेंड का मतलब आपके पास क्या होता है, द लिगेंड विच कैन लिगेंड थ्रू 2 डिफरेंट एटम्स इज कॉल्ड द एम्बीडेंटेट लिगेंड। एम्बीडेंटेट लिगेंड का मतलब क्या है, जैसे मेरे पास यहाँ पर आपके पास NO2 है, ध्यान से देखना, NO2 है, लिगेंड एक है, लेकिन इसकी कैपेसिटी 2 है। ये नाइट्रोजन के थ्रू भी मेटल से जुड़ सकता है, मतलब नाइट्रोजन भी एज अ डोनर एटम काम कर सकता है, और एक टाइम पर ऑक्सीजन है वो भी मेटल को इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, वो भी एज अ डोनर एटम अटैच हो सकता है। तो लिगेंड एक है लेकिन 2 डिफरेंट तरीके से ये मेटल को इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, मेटल के साथ बाउंड हो सकता है। तो इस NO2 को मैं क्या कहूंगी, एम्बीडेंटेट लिगेंड कहूंगी। ऐसे ही CN का एग्जाम्पल है साइनाइड, ये कार्बन के थ्रू भी मेटल से अटैच हो सकता है और नाइट्रोजन के थ्रू भी क्या कर सकता है, मेटल से अटैच हो जाता है। अगर कार्बन के थ्रू होता है इसको साइनाइड बोला जाता है, नाइट्रोजन के थ्रू करता है तो इसको आइसोसाइनाइड बोला जाता है। लेकिन है क्या, लिगेंड तो एक है, अटैचमेंट 2 तरह से पॉसिबल है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये एम्बीडेंटेट लिगेंड आपके पास होगा। अगली डेफिनेशन देखो, व्हाट इज मींट बाय द कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर हम क्या कहते हैं, कितने नंबर ऑफ लिगेंड आपके पास मेटल से डायरेक्टली अटैच हैं, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाते हैं। डेफिनेशन कैसे दोगे, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ मेटल और द मेटल आयन इन द कॉम्प्लेक्स कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ लिगेंड डोनर एटम्स टू विच द मेटल इज डायरेक्टली बाउंडेड। कितने नंबर ऑफ लिगेंड से मेटल डायरेक्टली बाउंड है आपके पास, डायरेक्टली अटैच है आपके पास, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा, ठीक है। जैसे मेरे पास क्या है, PtCl62 नेगेटिव का एग्जाम्पल है। यहाँ पर क्या है, Pt आपके पास क्या है, आपके पास सेंट्रल आपके पास एटम है, तो इस सेंट्रल एटम से डायरेक्टली क्या है, 6 लिगेंड आपके पास अटैच हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4, एक यहाँ पे अबव द प्लेन रहेगा, एक क्या रहेगा आपके पास, बिलो द प्लेन रहेगा। तो ये 6 लिगेंड हैं आपके पास, Cl डायरेक्टली यहाँ पर अटैच हैं, तो इसका मतलब 6 क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। जितने डायरेक्टली बॉन्ड बनाते हैं इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, बाहर की बात नहीं करते, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर कितने नंबर ऑफ लिगेंड आपके पास मेटल से अटैच हो रहे हैं, वहां से आप पता लगा सकते हो। या फिर डेफिनेशन में डायरेक्टली देते हो कि जितने नंबर ऑफ लिगेंड डायरेक्टली अटैच है मेटल से, ठीक है, आपके पास स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहे हैं, वो आपके पास क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर देंगे। इसके बाद 2 डेफिनेशन और इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस एंड हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। देखो नाम, डेफिनेशन नाम से ही पता चल जाएगा। होमो का मतलब सेम से होता है आपके पास, लैप्टिक का मतलब डोनर एटम या लिगेंड से रहेगा, हिट्रो का मतलब डिफरेंट से रहेगा, हिट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस का मतलब है अगर किसी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर सभी लिगेंड एक जैसे हैं, जैसे अभी अभी हमने एग्जांपल पढ़ा था PtCl2 नेगेटिव का आपके पास,
ठीक है। PTCl6 नेगेटिव के अंदर PT के सराउंडिंग में जो लिगेंड आपके पास प्रेजेंट है सारे के सारे Cl हैं, एक जैसे हैं, तो इस कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहेंगे, होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स हम यहां पर इसको बोलेंगे। ठीक है। अब देखो मेरे पास होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स जैसे एक एग्जांपल और है, कोबाल्ट के सराउंड में 6 अमोनिया मॉलिक्यूल हैं, है तो एक जैसे मॉलिक्यूल, सारे के सारे क्या है, लिगेंड अमोनिया है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, होमोलिप्टिक हो जाएगा। और अगर डिफरेंट कर दिया, जैसे कोबाल्ट के सराउंडिंग में 4 मैंने अमोनिया कर दिया, 2 Cl कर दिया, 2 डिफरेंट लिगेंड कम से कम आपके पास प्रेजेंट हो गए, तो इसको हम क्या कहेंगे, इस कॉम्प्लेक्स को हम हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। तो डेफिनेशन पे बात करते हैं, होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस आर दोज कॉम्प्लेक्सेस वेयर द सेंट्रल एटम इज बाउंड और लिंक्ड टू ओनली वन काइंड ऑफ डोनर एटम और ग्रुप, आपके पास सिर्फ एक तरह का डोनर एटम। एंड हेटेरोलिप्टिक आर दोज कॉम्प्लेक्सेस इन विच अ मेटल इज बाउंड टू मोर देन वन काइंड ऑफ डोनर एटम, एक से ज्यादा अगर वहां पर डोनर एटम प्रेजेंट होते हैं एक कॉम्प्लेक्स के अंदर, वो हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसके बाद देखो IUPAC नेम देखते हैं कुछ बेसिकली आपके पास, कि हाउ डू वी राइट द IUPAC नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स, कैसे नेम लिखते हैं। देखो अगर मेरे पास आपके पास न्यूट्रल या कैटायनिक कॉम्प्लेक्स आयन आपके पास है, तो वहां पर सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, जितने भी नंबर ऑफ लिगेंड आपके पास हैं, जब भी हम किसी का नाम देंगे, अभी मैं आपको आगे बताऊंगी अगले क्वेश्चन में, जब भी मुझे किसी का IUPAC नेम लिखना है तो सबसे पहले जो लिगेंड्स हैं उनका नाम आपको लिखना है। ठीक है, सबसे पहले लिगेंड लिखना है। आपके पास 2 लिगेंड है तो इस लिगेंड के आगे आप क्या लगाओगे, यहां पर इसका नंबर भी दोगे कि 2 लिगेंड है तो इसके आगे डाई लगाओगे, 4 लिगेंड अगर प्रेजेंट है तो उसके आगे टेट्रा लगाओगे, आपके पास नंबरिंग करोगे। लेकिन सबसे पहले नोमेनक्लेचर में किसका लिखा जाता है, लिगेंड का लिखा जाता है और अल्फाबेटिकली लिखा जाता है। मान लिया 2 लिगेंड है, एक अमोनिया आपके पास प्रेजेंट है, ठीक है, एक आपके पास क्या है, आपके पास मान लिया Cl आपके पास प्रेजेंट है, तो अमोनिया को क्या लिखते हैं, अमीन्स लिखते हैं आपके पास, ठीक है, इसको अमीन्स लिखते हैं, और Cl को क्या लिखते हैं, हम क्लोराइडो लिखते हैं। ठीक है, तो अब देखो A पहले आता है अल्फाबेटिकली या C पहले आता है, A पहले आता है तो पहले नाम किसका लिखा जाएगा, अमोनिया का लिखा जाएगा। अगर किसी कॉम्प्लेक्स में अमोनिया भी है Cl भी है, ठीक है, तो पहले अमोनिया को लिखा जाएगा फिर Cl का लिखा जाएगा, ये चीज ध्यान रखनी है। और साथ में उसके बाद मुझे क्या करना है, मेटल, पहले लिगेंड्स आएंगे उसके बाद मेटल को लिखा जाता है, और मेटल के साथ ब्रैकेट में उसकी ऑक्सीडेशन नंबर, आप यहाँ पर उसका ऑक्सीडेशन नंबर बेसिकली आप लिखते हो। ठीक है, और ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे लिखते हो, रोमन में लिखते हो, ऐसे करके 1 2 3 करना है, ना कि आपको न्यूमेरिकल में 1 2 3 इस तरह से आपको ऑक्सीडेशन नंबर लिखनी है। तो हम क्या कह सकते हैं, वी राइट द नंबर ऑफ लिगेंड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलोड बाय द नेम ऑफ मेटल विद इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, एनायनिक के लिए कैसे करेंगे हम, एनायनिक के लिए देखो सेम चीज है, सबसे पहले क्या करेंगे, लिगेंड आपके पास रहेगा, लिगेंड्स का नाम लिखना है, फिर मेटल का नाम लिखना है, बस मेटल के नाम के पीछे आपको 8 लगा देना है, सफिक्स लगता है 8, जैसे आपके पास कोबाल्ट मेटल है तो कोबाल्टेट हो जाएगा, आयरन अगर आपके पास दिया हुआ है तो फेरेट हो जाएगा, बस आपको पीछे 8 लगाना होता है एज अ सफिक्स। और एंड में क्या लगाओगे, मेटल के बाद हम फिर से क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर को लिखेंगे, और कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद यहाँ हम लास्ट में क्या लिखते हैं, आयन भी लिखते हैं, क्योंकि हम एनायनिक कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं ना, तो आयन लिखते हैं। कैटायनिक के अगर कैटायनिक होता है तो भी आयन लिखते हैं, अगर न्यूट्रल होता है तब आयन की जरूरत आपको नहीं होती वहां पर। ये बेसिकली प्रोसीजर है IUPAC नेम लिखने का। अगला देखो IUPAC नेम 2-3 की बात भी कर रहे हैं। पहला देखो, निकेल के साथ CO4 आपके पास है, तीनों का एक एक एग्जाम्पल है, ये एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो नाम कैसे लिखूंगी, आपके पास सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखूंगी। लिगेंड क्या है, CO को हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिल बोलते हैं। अब देखो कितने कार्बोनिल प्रेजेंट है, 4 प्रेजेंट है, तो इसका मतलब 4 के लिए हम टेट्रा लिखते हैं, तो कैसा नाम होगा, टेट्रा कार्बोनिल आपका लिखा जाएगा। अब लिगेंड हमने बता दिया, लिगेंड के बाद मेटल लिखा जाता है, मेटल क्या है आपके पास, निकेल है, तो टेट्रा कार्बोनिल निकेल हो गया, और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 0 आपके पास आएगा। तो
तो ये इसका आईयूपैक नेम हो जाएगा टेट्रा कार्बोनिल निकल 0। ठीक है, अगला देखो FeCN4 CN6 नेगेटिव आपके पास। अब देखो 4 नेगेटिव का मतलब क्या है कि ये एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स आपके पास है, ये एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, एनायनिक के अंदर भी क्या करते हैं, सबसे पहले लिगेंड को लिखते हैं। लिगेंड में क्या है, आपके पास CN है, CN को हम क्या लिखते हैं, साइनाइडो लिखते हैं। पहले साइनो लिख दिया जाता था, बाद में आईयूपैक ने चेंज किया है, इसको हम साइनाइडो लिखते हैं। पहले Cl को क्लोरो बोल दिया जाता था, अब हम बेसिकली क्या करते हैं, क्लोराइडो लिखते हैं। Cn है, Cn को साइनाइडो लिखा। अब Cn कितने हैं, 6 हैं, तो 6 के लिए क्या लिखा मैंने, हेक्सा साइनाइडो यूज किया। आयरन के लिए क्या लिखते हैं, आपके पास फेरस मतलब फेरेट लिखते हैं। 8 क्यों लगाया है मैंने यहाँ पे, क्योंकि एनायनिक आपके पास यहाँ पर कॉम्प्लेक्स है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो आयरन को क्या लिखा जाता है, फेरेट लिखा जाता है। अब ब्रैकेट में क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। ऑक्सीडेशन नंबर आप यहाँ निकालोगे, आयरन के लिए x मानोगे, Cn के ऊपर -1 चार्ज होता है, तो 6 है तो -6 हो जाएगा, इज इक्वल टू आपके पास क्या रहेगा, -4 आपके पास रहेगा। और -6 को इधर लेकर जाओगे, -4 + 6 कितना बचेगा, +2 बचेगा, तो 2 आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। क्योंकि एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो पीछे आपको क्या लगाना है, आयन लगाना है, हो जाएगा। एक आईयूपैक नेम आना ही आना है पेपर में। अगला देखो आपके पास, अगले में क्या है, CONH363 नेगेटिव है, मतलब 3 पॉजिटिव का मतलब ऊपर है कि कैटायनिक कॉम्प्लेक्स आपको दिया गया है। तो देखो पहले हमें क्या लिखना है, लिगेंड लिखना है। आपके पास देखो ये सिंपल लिगेंड है, 2 लिगेंड होते तो नाम फिर से ऐसे होता। अगर यहाँ पे NH3Cl होता तो पहले NH3 का अमीन आता, Cl का क्लोराइडो आता। पहले हमेशा लिगेंड के नाम लिखे जाते हैं। अब देखो यहाँ 6 अमोनिया है, तो मैं क्या लिखूंगी, हेक्सा अमीन लिखूंगी। उसके बाद मेटल कौन सा है, कोबाल्ट है, कोबाल्ट लिखूंगी। ब्रैकेट में क्या करूंगी, अमोनिया पे 0 चार्ज रहता है तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, +3 आएगा, तो 3 आपके पास क्या हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। लास्ट में आपको क्या लगाना है, आयन लगाना है। तो ये इसका क्या हो गया, आईयूपैक नेम बेसिकली हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, फॉर्मूला पूछा गया है। इससे लगाने के बाद राइट द फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स टेट्रा अमीन एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड, इसका नाम लिखना है। अब देखो ये पूरा कॉम्प्लेक्स दिया गया है, ठीक है। टेट्रा अमीन का मतलब क्या है कि 4 अमोनिया आपको लिख दिए। एक्वा का मतलब है सिर्फ एक वाटर का मॉलिक्यूल है, वाटर आपने लिख दिया। क्लोराइडो का मतलब है Cl प्रेजेंट है, Cl आपने लिख दिया। उसके बाद कोबाल्ट आपके पास है तो मेटल आपने कोबाल्ट लगा दिया, ठीक है। तो ये जितना नाम कोबाल्ट तक आया है, लिगेंड और कोबाल्ट को कवर अप कर रहा है, उन सबको हम क्या करते हैं, हमेशा एक ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन नंबर सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है। अब बाहर जो भी लिखा है, आपके पास क्या लिखा है, आपको क्या करना है, 3 ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। 3 ऑक्सीडेशन नंबर को आपको सेटिस्फाई करना है। कब सेटिस्फाई होगा, जब इस ओवरऑल के ऊपर देखो, अमोनिया के ऊपर 0 चार्ज, आपके पास वाटर के पास 0 चार्ज रहेगा, Cl के ऊपर क्या है, -1 है। आपको 3 बनाना है, तो इसका मतलब ओवरऑल कितना होना चाहिए, इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज +2 होना चाहिए। तभी तो x - 1 इज इक्वल टू आपके पास कितना रहेगा, +2 आपके पास रहेगा। और इस +1 को इधर लेकर जाओगे तो कितना बनेगा, x की आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब +2 चार्ज होना चाहिए का मतलब क्या है, पीछे आपने क्लोराइड लगाया, इसका मतलब जो Cl प्रेजेंट है आपके पास कितने प्रेजेंट होंगे, क्योंकि +2 चार्ज है इसके ऊपर, तो इसका मतलब 2 Cl2 आपके पास प्रेजेंट है। तो ये फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा। आगे देखो, व्हाट आर द मेन हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप इन्वॉल्व विद कॉम्प्लेक्सेस इन द कोऑर्डिनेशन नंबर 4, 5, 6 अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी क्या कहती है कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आपके पास है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, और अगर sp3 है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, और अगर dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो स्क्वायर प्लेनर होगा, ठीक है। 5 की अगर मैं बात करती हूँ, 5 में sp3d हाइब्रिडाइजेशन आपको करनी होती है। शेप आपके पास कैसी रहती है, टेट्रागोनल बाय पिरामिडल रहेगी। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो 2 तरह की हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल हैं, sp3d2 तभी भी ऑक्टाहेड्रल शेप रहेगी, और अगर d2sp3 आपके पास, ये d2sp3 है,
ठीक है। अगर D2sp3 आपके पास हाइब्रिडाइजेशन रहेगी तो भी आपके पास क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल शेप रहेगी। अगला क्वेश्चन देखो, ये सभी जो नीचे क्वेश्चन है वीबीटी के क्वेश्चंस हैं, इसका कंसेप्ट मैं आपको अगले लेक्चर में भी समझाऊंगी अगर किसी को बिल्कुल नहीं आता है तो, ठीक है, वो उसको जरूर देख लेना। Distinguish the FeCN63 negative and FeF64 negative on the basis of hybridization and magnetic properties, spin and shapes. आपको निकालना है बेसिकली कि आयरन CN63 नेगेटिव है, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन का होता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स रहेगा, इनर ऑर्बिटल रहेगा, ऑक्टाहेड्रल शेप का रहेगा, और क्योंकि यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो ये पैरामैग्नेटिक होगा। F64 नेगेटिव का निकालोगे, sp3d2 आपके पास होगा, ये आपके पास आंसर है। बेसिकली ये दोनों के दोनों जो यहाँ पर वीबीटी से रिलेटेड जो हम कैलकुलेशंस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन की कैसे निकालते हैं वो मैं आपको अगले लेक्चर में डिटेल में समझाऊंगी, ठीक है। फिलहाल जो क्वेश्चंस आए हुए हैं इनको देख लेते हैं, सारे के सारे कॉम्प्लेक्स सेकंड पार्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, वहां पर जाकर देख लेना। ऐसे ही व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन NiCO4 है, NiCN6CN42 नेगेटिव है। डिफरेंस क्या होता है कि जो NiCO4 है, इसको तो आप याद भी रख लेना बेशक से, NiCO4 है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का होता है, और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का मतलब क्या है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, और अगर CN लगा दिया जाता है निकल के साथ तो वो स्क्वायर प्लेनर का होता है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन है DsP2 होता है। ये तो याद रख लेना, बहुत बार निकल के 3-4 कॉम्प्लेक्स हैं जो पूछे जाते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से, तो ये तो आपको याद हो जाने चाहिए, देखते ही आप आंसर लिखो। CO4 के साथ अगर है sp3 टेट्राहेड्रल शेप बनती है, अगर CN के साथ होता है तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, स्क्वायर प्लेनर हो जाता है। अगला देखो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में डिफरेंस बताना था FeCN64 नेगेटिव का FeCN63 नेगेटिव का। CN4 नेगेटिव डायामैग्नेटिक होता है क्योंकि वहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, जबकि Fe63 नेगेटिव वाला जो आपके पास कॉम्प्लेक्स है ये पैरामैग्नेटिक प्रेजेंट है क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास प्रेजेंट है। अगली डेफिनेशन देखो आपके पास, व्हाट इज मेंट बाय द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या होती है, द स्प्लिटिंग ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड इन द डेफिनिट ज्योमेट्री इज टर्म एज द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ये डेफिनेशन ध्यान में रखना। आगे देखो, नेम 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स। 2 डिफरेंट टाइप्स ऑर्बिटल्स कौन कौन से होते हैं, एक आपके पास T2G होता है जब हम ऑक्टाहेड्रल में बात करते हैं, एक आपके पास क्या होता है EG आपके पास होता है, ठीक है। T2G का मतलब ट्रिपली डीजेनरेट जिसमें 3 ऑर्बिटल आते हैं, कौन कौन से आते हैं, DXY, DYZ और DXZ आते हैं। EG का मतलब डबली डीजेनरेट से होता है जिसके अंदर 2 आपके पास ऑर्बिटल आते हैं, एक DZ स्क्वायर आपके पास आता है, एक DX स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर आता है। अगला देखो, व्हाट आर द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स एंड द वीक फील्ड लिगेंड्स। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स क्या है, द लिगेंड विच प्रोड्यूस द स्ट्रॉन्ग फील्ड्स कॉजिंग द लार्ज स्प्लिटिंग फॉर द कॉम्प्लेक्सेस या फॉर द लिगेंड्स पर्टिकुलर। अगर डेल्टा की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा होती है तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहलाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपके पास यहाँ पर क्या है, पेयरिंग एनर्जी बहुत कम है, पेयरिंग एनर्जी कम है तो मॉलिक्यूल फटाफट से पेयरिंग कर लेता है, इसीलिए उसको स्ट्रॉन्ग फील्ड की कैटेगरी में लिखा जाता है। और इसीलिए हम याद भी करते हैं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला क्या करता है, पेयरिंग करता है जनरली। क्यों, क्योंकि गैप, एनर्जी गैप क्या है उसके पास ज्यादा है, पेयरिंग एनर्जी बहुत कम है, पेयरिंग एनर्जी कम है तो इसीलिए पेयर अप कर लेता है। और वीक फील्ड लिगेंड किसको बोलते हैं, जहां पर आपके पास डेल्टा की वैल्यू आपके पास क्या रहती है, कम रहती है पेयरिंग एनर्जी से। अब पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो पेयर नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं, वीक फील्ड कहते हैं। जैसे एग्जांपल आपके पास F नेगेटिव है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, हैलाइड के जो एग्जांपल्स आपके पास हैं सभी के सभी वीक फील्ड लिगेंड आपके पास होते हैं। अगली डेफिनेशन देखो, व्हाट इज द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, द लिगेंड्स विच अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ।
देन द सीरीज सो ऑब्टेंटेड इज कॉल्ड एज द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जैसे हैलाइड्स होते हैं, सबसे पहले आई नेगेटिव, Br नेगेटिव, SCN नेगेटिव, फिर बीच में वाटर आता है, एंड में जो आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाले हैं, अमोनिया है, इथाइलिन डाईअमीन है, Cn नेगेटिव, CO है, ये एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। इधर लेफ्ट वाले आपके पास कैसे हैं, वीक फील्ड लिगेंड वाले होते हैं, और राइट साइड वाले आपके पास क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाले आपके पास हैं। इसके बाद देखो, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम शो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। डायग्राम में देखो आपके पास क्या है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स अगर मेरे पास है, ये मेरा ऑक्टाहेड्रल है। ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा, d ऑर्बिटल आपके पास है। पहले आपके पास क्या करेंगे, थोड़ी सी एनर्जी को गेन करेंगे, तो आपके पास डी जनरेसी यहाँ पर आ गई। हम क्या कहते हैं CFT के अंदर, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के अंदर, कि अगर ऑक्टाहेड्रल का केस आपके पास है, ऑक्टाहेड्रल के केस में ये जो डी जनरेट ऑर्बिटल हैं आपके पास, डी ऑर्बिटल 5 आपके पास जो हैं, ये क्या करते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग करते हैं, और 2 के अंदर बेसिकली टूट जाते हैं आपके पास। किस किस में टूटते हैं, एक आपके पास T2G के अंदर टूटते हैं, एक EG के अंदर टूटते हैं। और T2G के अंदर अभी हमने ऊपर पढ़ा था 3 ऑर्बिटल आपके पास आता है। T का मतलब होता है ट्रिपली डी जनरेट से, तो यहाँ बेसिकली 3 ऑर्बिटल आपके पास आते हैं आपके पास, ठीक है। अब 3 ऑर्बिटल कौन से होते हैं, DXY आपके पास होगा, ये लिखा हुआ है, DXZ है, और DYZ आपके पास है। और अगर मैं EG की बात करती हूँ, 2 ऑर्बिटल आते हैं, DZ² है, ये आपके पास DZ² आपके पास है, और दूसरा क्या है आपके पास, DX² माइनस Y² आपके पास है, DX² माइनस Y²। ये 2 ऑर्बिटल बेसिकली आपके पास है। लेकिन जब मैं टेट्राहेड्रल की बात करती हूँ तो इससे उल्टा होता है, ठीक है। उल्टे में क्या है, आपके पास जो टेट्राहेड्रल डी ऑर्बिटल है वो 2 में स्प्लिट कर रहा है। नीचे आपके पास E होता है, ऊपर आपके पास क्या होता है, T2 होता है। मतलब नीचे डबली डी जनरेट रहेगा, ऊपर ट्रिपली डी जनरेट रहेगा। इधर देखो आपके पास ऑक्टाहेड्रल में नीचे लोअर एनर्जी किसकी है, T2G की है, ट्रिपली डी जनरेट की है, और हायर एनर्जी किसकी है आपके पास, E की है, डबली डी जनरेट की। यहाँ उल्टा है, और बीच का जो एनर्जी गैप है उसको हम क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं, ठीक है। बाकी डिटेल्स आपको जब CFT बताऊंगी वहां पर भी है, या फिर आप याद रख सकते हो कि ये जो एनर्जी है स्प्लिट करते हुए, इसको हम बेरी सेंटर कहते हैं। इसके नीचे वाला जो आपके पास रहेगा, क्योंकि एनर्जी कम हुई है, तो इसका मतलब इसको हम कैसे लिखते हैं, -0.6 हम इसको लिखते हैं गैप को। और ऊपर वाला है एनर्जी बड़ी है, तो इसको हम क्या करते हैं, प्लस में क्या करते हैं, 0.4 लिखते हैं। जबकि T2G के अंदर थोड़ा उल्टा है, नीचे वाले को, ये बेरी सेंटर आपके पास है, इस बेरी सेंटर के नीचे आपके पास -0.4 होता है, ठीक है, और ऊपर क्या रहता है, +0.6 आपके पास नंबर रहता है। बिल्कुल डिफरेंट आपके पास है। दोबारा देख लो, यहाँ नीचे -0.4 है, यहाँ -0.6 है, ऊपर +0.6 है ऑक्टाहेड्रल के केस में, टेट्राहेड्रल के केस में +0.4 आपके पास है। तो ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का CFT का आपके पास डायग्राम है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, 2 लास्ट क्वेश्चन है आपके पास। एक है फॉर्मूला आपको लिखना है, बिस इथेन 1,2 डाईअमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। देखो कोबाल्ट 3 क्लोराइड, यहां तक आप पहले लिखो। आपके पास क्या है, बिस इथेन 1,2 डाईअमीन, इथाइलिन डाईअमीन है बेसिकली। बिस लगा दिया तो इथाइलिन डाईअमीन आपने कितने लिखे हैं, 2 लिखे हैं, तो मैंने क्या किया, EN 3 कर दिया। बिस का मतलब 2 होता है, तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पर 2 होगा ये, लेकिन यहाँ बिस गलत लिखा गया है, यहाँ पे ट्रिस आना चाहिए था, तो आपके पास क्या होगा, बेसिकली 3 ही होगा। क्यों, क्योंकि ये आपके पास बाइडेंटेट लिगेंड होता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर, ये जो आपका आंसर है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से रिलेटेड है, इसीलिए यहाँ ट्रिस आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर EN थ्राइस आ गया। कोबाल्ट है तो कोबाल्ट आपने क्या लगाया, एज अ मेटल लगाया। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या रहेगा, Cl3 आपके पास आ जाएगा क्लोराइड में। अगला देखो, डाईअमीन है, डाईअमीन का मतलब 2 NH2 लगाओगे, ठीक है। डाई एक्वा का मतलब है 2 वाटर के मॉलिक्यूल लगाओगे, डाई क्लोराइडो का मतलब है 2 Cl2 लगाओगे,
क्रोमियम है, क्रोमियम आपने एज अ मेटल लिगेंड लगा दिया, ठीक है। ओवरऑल कितना है, +3 चार्ज है। +3 देखो क्या है, 2 तो Cl अंदर आ गए, -2 हो गया, तो बाहर आपको कितने की जरूरत है, +1 की जरूरत है। तो आप क्या लगाओगे वहां पर, यहां पर एक Cl आपको लगाना पड़ेगा। तो ये इसका फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, द कॉम्प्लेक्सेस आर जनरली कलर्ड वाई। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस हैं, कलर्ड होते हैं, क्यों होते हैं? देखो इसको हम CFT से एक्सप्लेन करते हैं, कलर जो आपके पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का होता है, ठीक है। अगर एक चीज का ध्यान रखना, बस एक सिंपल सी चीज है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो जो कॉम्प्लेक्स है पैरामैग्नेटिक होता है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो क्या होता है, आपके पास कलर्ड होता है। अब कलर्ड क्या होता है, क्योंकि एनर्जी क्या करती है, आपके पास इंक्रीज होती है। बेसिकली यहाँ पर आपके पास d ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे dd ट्रांजिशन है, उसकी वजह से भी कलर्ड आता है।